नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, प्रिलिम्स ब्रह्मास्त्र सीरीज में पीसीएस क्रांति टीम द्वारा चलाई जा रही भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन के इस पोर्शन में हमने अभी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सेगमेंट जो है वह है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसमें आज हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। इससे पहले अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अब जानते हैं कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन कितना महत्वपूर्ण होता है स्टेट पीएससी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आधुनिक भारत के इतिहास के पहले टॉपिक से। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यह हमारा पहला टॉपिक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, और यह कालीकट जो कि वर्तमान में केरल में है वहां के तट पर सबसे पहले आया हुआ था। तो यह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस वर्ष आया था। तो दोस्तों, 1498 एडी में सर्वप्रथम वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर आया था और जहां पर उसका स्वागत एक हिंदू शासक जमोरिन द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। हाँ बिल्कुल, पहला व्यक्ति ही जब पुर्तगाली भारत पर आया था व्यापार के उद्देश्य से, तो आप जाने इसका आंसर पुर्तगाली ही होगा। ठीक है, प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। समुद्री मार्ग की खोज का मतलब यह हुआ कि पहले जो भारतीय थे, पहले जो नाविक थे वह लाल सागर से होते हुए इस तरीके से आते थे, लाल सागर से होते हुए बाबल मंडेप संधि से होते हुए अरब सागर होते हुए भारत आते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब कुस्तुनतुनिया द्वारा कब्जा कर लिया गया एशिया माइनर क्षेत्र को, तो क्या क्या कि यह रास्ता बंद हो गया, रोम वासियों के लिए यह रास्ता बंद हो गया। उन्होंने एक नया रास्ता, समुद्री रास्ता खोजने की कोशिश करी, जो कि वो भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर क्षेत्र से होते हुए उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए वह भारत आने की कोशिश करा। इसी चक्कर में तो कई बार वह केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में, वहां तक कई बार आए, लेकिन उसके बाद फिर जब वहां पे उनका आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उन्हें क्योंकि समुद्री रास्ता मालूम नहीं था तो वो समस्या होती थी। ठीक है, तो उसी संदर्भ में पहला व्यक्ति जो था वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, उसने सर्वप्रथम 1498 में भारत के कालीकट तट पर वही रास्ते की खोज करी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, जमोरिन कालीकट के शासकों की पौत्रिक उपाधि हुआ करती थी। वास्को डी गामा का स्वागत उसने नहीं किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करी थी। 1505 में सर्वप्रथम फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर भारत में आया और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में उसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने एक ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का उद्घाटन किया। ठीक है, प्रतिपादन किया या उद्घाटन किया। और यह ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह था कि समुद्री क्षेत्र पर एक छत्र राज करना है जो भारत से व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो दोस्तों आपको बता दें, फ्रांसिस डी अल्मीडा जो कि प्रथम गवर्नर था पुर्तगाल का, उसके द्वारा से ही संबंधित है, उसके द्वारा ही यह स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्मीडा। ठीक है, मध्यकाल में भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने वाले कौन थे? तो दोस्तों मध्यकाल में आपको पहले ही पता, सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में बताया जो कि पुर्तगाली था, उसी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम व्यापार स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन हो जाएगा, आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन डी को सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डी गामा भारत का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्तों पुर्तगाली वायसराय भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस डी अल्मीडा जो कि 505 से लेकर 510 तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का वायसराय रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो दोस्तों आपको बता दें, वहां पे जो हिंदू शासक हुआ करते थे उनकी जमोरिन एक पौत्रिक उपाधि हुआ करती थी, वही लोग वहां पे शासन करते थे और उसी में से एक जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट तट पर स्वागत किया था। तो ऑप्शन डी इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है? ध्यान देना है क्योंकि सही गलत यहाँ पर आपको अगर नहीं पता होता तो कई बार क्वेश्चन हमें आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो उसमें दिया है, पहला कथन जो दिया है, वास्को डी गामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन जो कि सामुथिरी था
ठीक है, सामुथ्री नाम था और जमोरिन उसकी उपाधि थी, ध्यान देना आपको यहाँ पे। ठीक है, अगला कथन है भारत यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तो दोस्तों आपको बता दीजिए, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था तो वह 3 महीने के लिए लगभग आया था, वह 1 साल तक भारत में नहीं रहा था और उसका मुख्य उद्देश्य था कि व्यापार करना है यहाँ से, और उसने लगभग 60% का लाभ भी कमाया हुआ था और 1 साल तक वह नहीं रहा था। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, और इस तरीके से ऑप्शन दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है, वास्को डी गामा पुनः भारत में 501 में यात्रा की थी, तो यह भी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वास्को डी गामा 2 बार भारत आया था। पहला तो 1498 में आया था, फिर दूसरी बार वह 501 में आया था। इस तरीके से आप देखेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें दिया है, इसमें ऑप्शन डी आपका सही दिया हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि ये 1502 यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को आप सुमेल करेंगे तो पहला में समुद्री यात्री दिया हुआ और सूची 2 में दिया हुआ देश। तो वास्को डी गामा आप जानते हैं इसको पुर्तगाली था यार, ठीक है, ये पुर्तगाली था। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस था स्पेनिश आदमी था यार, ठीक है, स्पेनिश था। और जो कैप्टन कुक था यह ब्रिटेन का था, और तस्मान का जो था वह था हॉलैंड का। ठीक है, तस्मान हॉलैंड का। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका आंसर होगा 2, 1, 4, 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ भी सही मिलान करना है। पहले में दिया है अल्फांसो डी अल्बुकर, दूसरे में दिया नीनो डी कून्हा और पेड्रो अल्वारेज कैप्राल और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वह है 1510 में गोवा पर आधिपत्य किया था, और नीनो डी कून्हा था यह 1500 में, लगभग 1530 के समय इन्होंने कोचीन से अपना हेडक्वार्टर बदल के गोवा किया था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल जो था 1500 में वह भारत आया था, और फ्रांसिस डी अल्मीडा वो था, उसने प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी था और ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने स्टार्ट करी थी। तो इस तरीके से आपको बता दें कौन सा आंसर सही होगा, 4, 1, 2, 3 आपका आंसर इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भी सूचियों को सुमेल करना है। सूची 1 में खोजकर्ता और सूची 2 में जन्म स्थान, यानी कि कहाँ से वह है खोजकर्ता रिलेट करते हैं। ठीक है, पहला दिया है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, तो दोस्तों यह इटली का था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था। और फर्डिनेंड मैग्नल जो था वह बंदा पुर्तगाल का था। ठीक है, फर्डिनेंड मैग्नल वह पुर्तगाल का था, और जैक्स कार्टियर जो था वह फ्रांस का था, और फिर फ्रांसिस ड्रेक जो था वह यूनाइटेड किंगडम का था। इस तरीके से आपका ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोलंबस का आपने इटली लगाया, जैक्स कार्टियर का फ्रांस, फ्रांसिस ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैग्नल का पुर्तगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। तो इसमें दिया ऑप्शन ए डुआर्ट बरबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नूनीज। तो बता दें आपका पीटर मुंडी जो था यह पुर्तगाल का नहीं था दोस्तों, यह था ब्रिटिश नागरिक। ठीक है, पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक व यात्री था। चीन की चाय चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा भी करी थी। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है। ठीक है, तो आपको बताते हैं अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर भी माना जाता है अल्बुकर्क, और वही भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 509 से लेकर 515 में उसने अपने यहाँ गवर्नर बना था भारत में। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। 1510 में बीजेपुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया था, और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण यही उपलब्धि थी। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने, उनके यहाँ अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए, भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा था यही अल्बुकर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, दूसरा दिया अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना
भारत में मछलीपट्टनम में लगाया हुआ था, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, और डुबले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पे सही नहीं यानी गलत को चेक करना है। और पुर्तगालियों ने 1499 पे गोवा पर कब्जा किया था, यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा आदिल शाही शासक जो था उस समय का, वो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन यही आपका गलत है। और इस तरीके से देख लेते हैं, अंग्रेजों ने अपना कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, यह बात सही है। और फिर पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था, बिल्कुल है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, जो कि फ्रेंच आंग्ला जिसे कर्नाटिक युद्ध भी बोलते हैं, पहले कर्नाटिक युद्ध में ऐसा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले 1503 में कोचीन में अपना पहला दुर्ग निर्माण किया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय गवर्नर नहीं था, के द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्राथमिक समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र कौन स्थापित किया था? पुर्तगाली स्थापित किया था। और कहां पर? सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोचीन में ऐसा किया गया था, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों में भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जिसमें भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीडा ने 509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप वाला क्षेत्र, ठीक है, जो कि गुजरात वाले पोर्शन में पड़ता है, खंबात की खाड़ी के पास, ठीक है। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया और वहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली भी करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी थी? तो बंगाल में सबसे पहले हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, और किसने करा था? तो वह था नीनो डी कून्हा, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा 1529 से लेकर 1538 तक भारत में गवर्नर रहा, ने मद्रास के निकट सेनथॉमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों का स्थापित किया और पूर्वी समुद्री तट पर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, ठीक है। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में उन्होंने पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की, और चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था और श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, और दूसरी है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ठीक है। तो पांडिचेरी पर सर्वप्रथम कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यह सही कथन, ठीक है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, यह बात गलत है, क्योंकि उससे पहले वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, और डचों ने भी वहां पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो कथन है, अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह बात गलत है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था तो वहां पर उन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही यह तीसरा ऑप्शन भी गलत है और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें से, ठीक है। इसकी व्याख्या जरा देख लेते हैं। तो पांडिचेरी ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों में अपना उपनिवेश स्थापित किया था पांडिचेरी में। इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की, ठीक है। जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर 1793 में ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1804 में हुई पेरिस की संधि के तारीख से फ्रांस को सौंप दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका कथन ये सही हो जाएगा। पांडिचेरी पर यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे दूसरी, यह बात गलत है, क्योंकि उससे पहले डेन्स और डच ने कब्जा किया था, ठीक है। 1673 में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो समुद्री लूटपाट सर्वप्रथम पुर्तगाली ही करते थे और पुर्तगालियों ने ही इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसीलिए वहां से हुगली से मारकर भगाया गया था शाहजहां के द्वारा 1632 ईस्वी में, ठीक है उन्हें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में
समुद्री डकैती है तो हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, यानी कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी? तो कलकत्ता की स्थापना करी थी जॉब चार्नॉक द्वारा। ठीक है, अब इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं जरा। तो इसमें है कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे, कासिम बाजार जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है उसके प्रमुख थे, और जॉब चार्नॉक। इन्होंने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती यानी सूतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलिकाता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 फाउंडेशनल डे भी नहीं माना जा सकता। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी इसमें व्याख्या में मतभेद भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कलकत्ता किसने बनाया था? ठीक है, तो कलकत्ता किसने बनाया था तो बसाया था तो था जॉब चार्नॉक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम बार नगर निगम स्थापित किया गया था? ठीक है, तो नगर निगम सर्वप्रथम मद्रास में स्थापित किया गया था और यह किया गया था 1688 में। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी शहर स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ करी थी? तो दोस्तों भारत के साथ सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी की यह मतलब कि इसमें क्या था, निजी और सरकारी दोनों टाइप के लोग इसमें सम्मिलित थे, निवेश किए थे इस कंपनी में, और उसका काम था कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर व्यापार करना। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले डच में संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया था। इसमें व्याख्या अगर देखें तो भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की मानी जाती है, लेकिन 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और विकल्प में इसमें आपने देखा कि विकल्प में अंग्रेज नहीं है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा डच। ठीक है, नहीं तो अगर विकल्प में अंग्रेज भी होता तो अंग्रेज हो जाता, क्योंकि अंग्रेजों ने भी एक संयुक्त कंपनी स्थापित करी थी और इसकी स्थापना 1600 में करी थी। ठीक है, 1600 में, जबकि अकबर का समय काल था उस समय। ठीक है, भारत में राज्य का। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें डच सही होगा। अगर ऑप्शन में अंग्रेज रहेगा तो आप अंग्रेज को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, सही कथन पूछा है। इसमें से पहला कथन अगर देखें तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तीसरा, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जो आधुनिक कोच्चि था, और डी वाला ऑप्शन जो है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें से कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि पर उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यही कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, और बाकी सारे ही क्वेश्चन आपसे कथन गलत है, जिसमें कि यह कहा गया कि पुर्तगाली ने कोच्चि पर कभी अधिकार नहीं किया, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा, और आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। यह गलत है। ठीक है, यह सब गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि, पूर्व नाम कोच्चिन में फोर्ट विलियम्स की स्थापना करी थी। फोर्ट विलियम्स की स्थापना कहाँ करी थी, किसने? डचों ने, और कहाँ पर की थी? तो इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर की थी कोच्चिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। ठीक है, और दूसरा कथन, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा कथन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों को बता दें इसमें से बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन गलत है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किए थे। यह बात गलत है। ठीक है, क्योंकि गजपति शासक आंध्र और उड़ीसा के तट पे थे। ठीक है, तो डचों ने पूर्वी तट पर अपने पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और उसके बाद आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। ठीक है, डचों ने क्या किया, पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना। ठीक है, और उसके बाद आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन काल हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। अतः कथन 2 सही है। ईस्ट
इंडिया कंपनी विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वह विजयनगर के साम्राज्य के साथ एक पट्टे पर लिया था प्लाट को, जहां पर उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित करी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, मतलब क्या कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा सफल रही। भारत में कथन दिया है पहला, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे। सी वाला ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा ले सकता था। उपर्युक्त में से तीनों, तो आपका बात है कि तीनों बातें सही हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा वेतन दो, तो क्योंकि तब पहले सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्र भावना की कमी थी। जब राष्ट्र भावना की कमी थी तो एकता हो नहीं सकती थी, कोई भी पैसा अच्छा देगा, वेतन अच्छा देगा, उसके साथ वो काम करने लगते थे भारतीय लोग। ठीक है, और दूसरी बात यह थी कि कंपनी जो थी, कंपनी बेहतर रूप से क्या बोलते हैं, पैसे से सुदृढ़ थी, यानी कि वित्तीय रूप से बहुत ज्यादा सुदृढ़ थी, और इसी कारण वह प्रशिक्षण और हथियार वह आधुनिक टाइप के थे, और इसीलिए वह जीत में सबसे बड़ा उसका कारक बना। ठीक है, इस तरीके से आपको बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में ये तीनों ही कारक सहायक थे। ज्ञातव्य कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इतना बड़ा नाम है, की स्थापना की थी। ठीक है, जिसे शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उससे पहले एक कंपनी थी, उसका नाम था लीवेंट कंपनी। ठीक है, उसको मिला हुआ था, लेकिन उसने कुछ कारणों से स्थगित कर दिया व्यापार करना पूर्वी क्षेत्र में, और इसके बाद फिर यह अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, लीवेंट कंपनी 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 21 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेनिंग इनटू ईस्ट इंडीज को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, कब किया था? 1600 में। ठीक है, और 31 दिसंबर 1600, और 1698 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेड इन ईस्ट का गठन किया गया, तथा 1702 में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसके बाद 1708 में दोनों कंपनियों को मिलाकर एक नया नाम यूनाइटेड ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यही कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि दो कंपनियों का मिलन हुआ था, एक 1698 में बनी थी और एक बनी थी 1702 में, और इन दोनों को 1708 में मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया। इनका पूरा नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो दोस्तों बता दें कि लंदन में जब 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था, तो उस समय अकबर शासन करता था, जो कि 1605 में मारा गया था, मृत्यु हो गई थी, और यह गद्दी पर बैठा था 1556 में। कौन सा युद्ध था, आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, कि जब अकबर पहली बार गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो कौन सा मुगल काल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आपको बता दें कि सबसे पहले जहांगीर के काल में 1608 में और हॉकिंस आया हुआ था, लेकिन इसने कंपनी तो कहीं भी फैक्ट्री तो स्थापित करने का वो नहीं प्राप्त कर सका अधिकार। लेकिन उसके बाद फिर जब टॉमस रो आया था 1500 में 1615 के आसपास, तो उसने उसके टाइम पे सबसे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित हो गई थी। इस तरीके से जहांगीर का काल था जब प्रथम बार फैक्ट्री स्थापित करी थी। उससे पहले एक अस्थायी फैक्ट्री पहले ही स्थापित कर ली गई थी इंग्लैंडर ने 1611 में मसूलीपट्टनम, लेकिन जो अस्थायी कंपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री थी वह थी 1613 में सूरत में। आप दोनों बातें याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो यह ऑप्शन होगा डी आपका सूरत में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1609 में पहुंचा था। कहीं कहीं पे 1608 भी लिखा रहता, आप याद ध्यान देंगे। ठीक है, 1608 या 1609। ठीक है, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन आए थे।
कैप्टन मिडल्टन आए थे, जो सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया था। ठीक है, क्योंकि क्यों सफल हुआ था? क्योंकि जो एक कैप्टन था, उसने वहां पे स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया था। इसी से प्रभावित हो गया जहांगीर और उसने कैप्टन मिडल्टन को यह अधिकार दिया कि आप सूरत में अस्थायी कंपनी बना सकते हैं, अस्थायी एक कोई फैक्ट्री अपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट था वह, जो कि जिसने स्वाली में हराया था पुर्तगालियों को। ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर दिया, पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भाग में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा आदि में सहयोगी कंपनियां अपनी स्थापित करी, फैक्ट्रियां स्थापित करी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के नामक स्थान पर हराया था? तो वह था थॉमस वेस्ट, जिसने स्वाली में पुर्तगालियों को पीटा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई? तो ईस्ट इंडिया की प्रथम अस्थायी अगर बात किया जाए तो वह थी 1611 में मछलीपट्टनम का वर्तमान जगह है कि जो मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम का या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और अगर अस्थाई की बात करें, अस्थाई कंपनी की पूर्वी तट पश्चिमी तट पर सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सूरत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें से कथन दिया है पहला, वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो दोस्तों आपको बता दें 1611 में नहीं आया था, बल्कि 1609 में वह आया था जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में। ठीक है, तो 1611 तो गलत हो गया, 1609 होना चाहिए था। ठीक है, और कहीं कहीं पे 1608 भी दिया रहता, आप ध्यान देंगे। और दूसरा दिया कि वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था, बिल्कुल वह तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, क्योंकि तुर्की और फारसी दोनों का ही बहुत अच्छा ज्ञाता था, क्योंकि जो मुगल काल का दरबार था और वहाँ की जो राजकीय भाषा थी, यानी कि जो प्रशासनिक भाषा थी, वह थी फारसी। ठीक है, तो फारसी भी बोलता था थोड़ा बहुत जरूर, और वह तुर्की का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस जो था 1608 से 1611 जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस 1608 में भारत आया, वह इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट का दूत था, उसे तुर्की का ज्ञान था, वह तुर्की बहुत अच्छा बोलता था, अतः कथन दो सही है। ठीक है, निम्नलिखित 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित था? तो यह पूछ रहा है कि 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में, चतुर्थांश मतलब चौथा भाग, यानी कि 75 के बाद वाला। ठीक है, 75 से 100 के बीच में, और ये 17वीं शताब्दी मतलब 1675 से लेकर 1700 के बीच की कहानी बता रहा है। तो सबसे पहले कहाँ कारखाने स्थापित कर लिए थे? तो भरूच में, चिकाकोल में, तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली जो है वह है तमिलनाडु वाला हिस्सा, भरूच गुजरात का हिस्सा है, और जो चिकाकोल है यह भी आंध्र प्रदेश का या फिर तमिलनाडु का हिस्सा। इसमें मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले तो उस समय जो 1675 वाला समय था, 1675 से 1700 के बीच में, तो उस टाइम पे अंग्रेज लोग केवल भरूच में, जो कि सूरत से नजदीक भी पड़ता, वहीं पे उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी, कारखाना। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका केवल सही हो जाएगा। ठीक है, तब तक चिक्काकोल और तिरुचिरापल्ली पर उनका कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मद्रास में वह कारखाना भी काफी लेट ही लगाते हैं, तो साउथ में। ठीक है, नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब अगर देखा जाए तो पहले चतुर्थांश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वह सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा इस क्रम में अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम कारखाना 1613 में अंग्रेजों ने स्थापित किया था। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री जो थी वह 1616 में स्थापित की गई थी, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित कर लिया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां पर एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी, यानी पश्चिमी तट पर पहला कारखाना वहां का कहाँ था? तो वह भी सूरत ही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे नाम बदल दिया है, थोड़ा वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बोल दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई जो लिया था वो पुर्तगालियों से लिया था, क्योंकि पुर्तगाली की राजधानी थी कैथरीन, राजकुमारी कैथरीन, ठीक है। और उनका विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय के साथ, जो कि इंग्लैंड के सम्राट थे उस समय, उनके चार्ल्स द्वितीय के साथ विवाह हुआ था। तो 1668 में पुर्तगालियों ने 1662 में पुर्तगालियों ने क्या किया था कि चार्ल्स द्वितीय को विवाह जब हुआ पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से, तो उन्होंने उसे उपहार में दे दिया था। और क्या किया फिर उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने इसी बंबई को क्या किया उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। इस तरीके से वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो कहां से लिया था? पुर्तगालियों से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था अपना अधिकार? तो प्रयागराज पे 1797 में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना किला यानी कि प्रयागराज के किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था, ठीक है। उस समय अवध के नवाब थे सादत अली खान सेकंड, ठीक है। 1798 से जो 1814 तक वो नवाब रहे, और 1798 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। इसमें क्वेश्चन में डी होना चाहिए, ठीक है। वैसे ऑप्शन आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे आयोग था, जो उत्तर प्रदेश आयोग था, उसने अपना ऑप्शन इसमें से डी माना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन 1797, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी को औरंगजेब ने बहिष्कृत कर दिया था बाहर से? तो वह थे सर जॉन चाइल्ड, इनको बाहर किया था औरंगजेब ने भारत से। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाल दिया था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यानी कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था सबसे पहले फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन दिया है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो उस समय तात्कालिक जो कारण था, एक दीर्घकालिक कारण था, एक तात्कालिक कारण था। और तात्कालिक कारण की बात करी जाए तो वह थी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो उस समय क्या था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने उसके थे कैप्टन बर्नेट, उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज फ्रांसीसी के जहाजों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इसका अगर दीर्घकालिक कारण की बात करें तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था जो 1740 में आरंभ हुआ था, उससे भी संबंधित यह मामला बनता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप दोनों ही जानेंगे, दीर्घकालिक कारण क्या था और तात्कालिक कारण क्या था, आप दोनों पर ही बात कर लेंगे, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं, यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था, इसे कर्नाटक युद्ध बोले गए थे। 3 युद्ध हुआ था, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था 1746 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। और दूसरे में दिया हुआ है, दूसरे सूची में दिया पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार और अनिर्णायक युद्ध, एक्सला सैपल की संधि से अंत। तो दोस्तों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वह एक्सला सैपल की संधि के साथ उसका अंत हुआ था 1748 में, ठीक है। और युद्ध शुरू हुआ था 1746 में, ठीक है। और एक्सला सैपल की संधि हुई थी। इस तरीके से मद्रास को तो कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने और उसे उन्हें वापस देना पड़ा था, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जो कि पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, यह अनिर्णायक युद्ध हो रहा था, इसमें कोई हारा कोई जीता नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसी युद्ध के बाद फिर जो वहां का गवर्नर था डुप्ले फ्रांसीसी, उसे फ्रांस में वापस बुला लिया गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था वहां पे उन्होंने सबसे मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने हरा दिया था। इस तरीके से हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। इस तरीके से वहां पे ब्रिटिश की हार हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48, कर्नाटक का द्वितीय 1750 से लेकर 52। नहीं, ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि जो 1750 से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1749 से यानी 1 साल बाद ही खत्म होने के, पहले युद्ध के 1 साल बाद ही खत्म होने के
चालू हो गया था वह 1749 से लेकर 54 तक वो चला था। ठीक है, तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वह 1749 से लेकर 1754 तक चला हुआ था। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखें तो 1758 से लेकर 63 तक चला था, जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंबर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा बात सही है, कौन सा कथन सही है? तो कथन पहला दिया, यह लड़ाई 1752 में हुई थी, अंबर का युद्ध। ठीक है, और दूसरा, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी नेता ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। और तीसरा कथन, इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दें कि इसमें से सही नहीं है पूछा है। ठीक है, यानी कि कौन सा गलत है? तो अंबर का जो युद्ध हुआ था वह 1752 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से कथन गलत हुआ। जो कर्नाटक के उत्तराधिकारी को लेकर 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें एक तरफ कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन तथा दूसरी तरफ डुप्ले नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना चंदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की पराजय हुई और वह मारा गया था। ठीक है, तो कथन एक सही नहीं इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी? तो पहला व्यक्ति कौन था? ऐसा था तो डुप्ले था, जो कि बहुत ही कुटिल व्यक्ति था, फ्रांसीसी गवर्नर भी माना जाता। ठीक है, और ऐसा हथकंडा पहली बार उसी ने अपनाया था। ठीक है, तो डुप्ले ने प्रथम बार हथकंडा प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ठीक है, डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ करी। डुप्ले ही था जिसने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, उसी के बारे में जीबी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया था, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उसे अत्यधिक लाभ कमाया। ठीक है, क्योंकि इसके जाने के बाद यह नीति जब अंग्रेज समझ गए तो अंग्रेज भी ऐसा करने लगे और अंग्रेज इसी तरीके से अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में लिया। बहुत बड़ा हथियार रहा अंग्रेजों के लिए भारत को जीतने का। ठीक है, क्योंकि जो और अंग्रेज तो उसके प्रतिद्वंदी थे ही। ठीक है, इस तरीके से जो उन्होंने उर्वर भूमि बनाई थी उसका उपयोग लाभ उसके प्रतिद्वंदियों ने किया डुप्ले के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले कारखाना अंग्रेजों की तरह फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाया था 1668 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। लुई 14वां के जो मंत्री थे कोलबर्ट, जो कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, जिसे फ्रांस में कंपनी फ्रैंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इनसे ओरिएंटलेस। थोड़ा बहुत इसमें नाम याद रख लेंगे, फ्रैंकाइज तो आप इसे टिक कर सकते हैं कि हाँ फ्रांस की कंपनी है। नाम तो ऐसा है कि याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। यानी कि एक ध्यान देना है कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह पूर्णतः सार्वजनिक स्वामित्व की कंपनी थी, यानी राज्य स्वामित्व की कंपनी थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। ठीक है, 1767 में फ्रांकोइस कैरो नाम के व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और उसने 1667 में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना करी। ठीक है, तो फ्रैंकाइस कैरो वह व्यक्ति था जिसने पहले सर्वप्रथम भारत में फ्रांसीसियों की तरफ से पहले कारखाने की स्थापना सूरत में करी थी 1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी और उसका प्रधानमंत्री था कोलबर्ट और यह एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो जो भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की संस्थापना करी थी वह करी थी कोलबर्ट ने। ठीक है, कोलबर्ट जो कि लुई 14वां का मंत्री था। आप देखेंगे ऑप्शन में कभी ऐसे पूछा जाएगा तो वहां लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 17वां ऐसे करके दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है लुई 14वां। ठीक है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में से जो डचों ने स्थापित किया था वह चिंसुरा में भी स्थापित किया था, हुगली में भी स्थापित किया था। तो इसके ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। ठीक है, तो बात करी जाए तो इसकी व्याख्या की तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही डच पीपली से बालासोर चले गए। ठीक है, और बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ का 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट
है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर भी स्थापित हो चुकी थी। ठीक है, इस तरीके का आपका आंसर इसमें बी और सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? तो 1632 में डचों ने अपनी कंपनी पटना में स्थापित करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना खोला था? तो 1632 में खोला था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना। विमलीपट्टनम, कराईकल, कोचीन, चिंसुरा, और इसमें से आपको बताना है कि कब कब उन्होंने कहाँ कहाँ खोला था अपना स्थापना। तो जो कोचीन था, कोचीन में सबसे पहले उन्होंने खोला था 1663 में। ठीक है, और कराईकल में उन्होंने खोला था सबसे पहले, तो विमलीपट्टनम में उन्होंने 1641 में खोला था, कराईकल में उन्होंने खोला था सबसे पहले 1645 में। ठीक है, 1645 में, और चिंसुरा में 1653 में खोला था। इस तरीके से आपका ऑप्शन तीसरा, दूसरा, चौथा, एक, इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, कोचीन 1663 और चिंसुरा 1663। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला कथन है डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, और अगला कथन है इसमें अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तीसरा कथन है भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। चौथा कथन है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो दोस्तों, फ्रांसीसी जो थे वह भारत में अपना शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे यानी विरोधी थे, वह बहुत ज्यादा मजबूत थे। ठीक है, तो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसियों ने भारत में अपने स्थापना यानी कि कंपनी की स्थापना बेहतर रूप में नहीं कर पाए। ठीक है, फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के युद्धाधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले कौन प्रवेश किया था? पुर्तगाली किए थे, फिर डच किए, फिर अंग्रेज किए, फिर फ्रांसीसी किए। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका 4, 2, 1, 3 सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, सूची और सूची 2 को सुमेल करना। सूची 1 में दिया पंडिचेरी, गोवा, ट्रैंकोबार और मद्रास। सूची 2 में डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश। तो पंडिचेरी में आप बात करें तो पंडिचेरी में आप आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच का। गोवा में आपका बात करें तो पुर्तगीज। ट्रैंकोबार में आपका हो जाएगा, ट्रैंकोबार में आपका डेनिश हो जाएगा, और मद्रास में हो जाएगा आपका डच। इस तरीके से ऑप्शन 2, 3, 4, 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो प्राप्त होता था वह क्षेत्र था बिहार। ठीक है, बिहार से, क्योंकि जो सोरा और क्षेत्र था वो पटना और पश्चिमी चंपारण इन क्षेत्रों से लेते थे। ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, बिहार था, जो कि अफीम उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, और इसी तरह से भारत के उत्तर प्रदेश में बिहार से लगा हुआ एक जिला है उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, यहाँ जो कि अफीम उत्पादन के लिए वह भी बहुत फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए? ठीक है, तो सबसे अंत में जो आए थे वो फ्रांसीसी थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे अंत में, इनका जो कार्यकाल था वह 1668 में भारत में इनकी स्थापना हुई थी, प्रथम फैक्ट्री सूरत में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे अंत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रम भी याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपर्युक्त सभी, नागपुर, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। दोस्तों, हर जगह उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। हमें लगता है कि अंग्रेजों के बाद सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र अगर स्थापित किया था तो डच ही थे। ठीक है, डच द्वारा जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, नागपट्टनम, चिंसुरा, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। समझ रहे? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती,
उपर्युक्त में से अंग्रेजों की देन कौन सी है? ठीक है, तो इसमें से कोई भी अंग्रेजों की देन नहीं है। यह सब भारत में पहले से ही हो रहा था। अगर इसकी व्याख्या कर देखें तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेर शाह सूरी एवं अकबर द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। और चलती फिरती तोपों का अगर प्रयोग देखें तो चलती फिरती तोपों का प्रयोग मुगल काल में ही हो गया था। ठीक है, अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार अंग्रेजों की भारत में कोई भी देन नहीं थी। तो आपका ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी की एक असंगत थी, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, तो एक ये था टीबी मैकाले। ठीक है, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक इतिहासकार था। 1834 से 1838 तक भारत का सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड विधान द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों ने भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स-ला-सैपिल संधि जो कि 1748 में हुई थी, पहले आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक युद्ध में, की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर यह हुआ था। दूसरा कथन अंग्रेजों को मद्रास पूरा वापस मिल गया। तो यह दोनों ही कथन सही है, क्योंकि एक्स-ला-सैपिल के साथ फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने जो जीता था भारत में उनका क्षेत्र मद्रास, उसे वापस कर दिया था। और फ्रांसीसियों को मिला था लुइसबर्ग वाला क्षेत्र, जो कि उन्होंने अमेरिका में जीता था, फ्रांसीसियों का क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला है कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, और दूसरा है अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब सर्वप्रथम अंग्रेज मजबूत कहाँ से हुए, तो उन्होंने जब 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने, और जब 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि और उन्होंने दीवानी प्राप्त की बंगाल की, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, तो इस तरीके से जब उन्हें दीवानी प्राप्त हुई, यानी कि एक तरफा राजस्व का अधिकार उनके हाथों में आ गया, और राजस्व वित्तीय शक्ति अगर किसी की बहुत बेहतर है तो वही जीतने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही आज मजबूत माना जाता है। और यही नीति उस समय भी थी, और इसी कारण जब बंगाल पर विजय कर लिया तो वहां से उन्होंने, जो उनको पहले क्या होता था कि अंग्रेज क्या करते थे, जब वो ब्रिटिश से भारत से कोई सामान ले जाते थे तो उन्हें पैसे देने होते थे, और वह पैसे कहाँ से लाते थे? वो लोग ब्रिटेन से लाते थे, समझ रहे हैं। इसके बाद फिर जब उन्होंने पहली बार बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो इस तरीके से दीवानी जो उनकी थी, यानी राजस्व वाला जो भाग था, वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और अब उन्हें पैसे लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी ब्रिटेन से, और वहां यहाँ से इसी पैसे का उपयोग करके सामान खरीदते थे, और उनका व्यापार फिर यूरोप वाले क्षेत्र में करते थे। इस तरीके से उन्हें बहुत लाभ हुआ, बहुत ज्यादा ही लाभ हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था कि नौसैनिक व्यवस्था, यानी कि समुद्री क्षेत्र पर जिसका कब्जा था उस टाइम पर, वही विजेता माना जाता था एक तरीके से। और नौसैन्य व्यवस्था अंग्रेजों से बेहतर किसी की हुई ही नहीं थी उस टाइम पे, समझ रहे। मध्यकाल तक या फिर आधुनिक काल तक, कुछ समय तक आप देख लें तो नौसैन्य व्यवस्था अंग्रेजों से बेहतर किसी के पास नहीं थी। तो इस तरीके से अंग्रेज के दोनों ही यह रीजन थे कि उन्होंने बंगाल विजय में, भारत के विजय में पूरा बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात निभाई थी। यह दोनों ही कारण उसके सही थे। ठीक है, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों के समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। ठीक है, तो हमने देख लिया दोस्तों, अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो होगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बंगाल के नवाब होंगे। ठीक है, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे अगले सेगमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।